नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक साथ 3 हस्तियों को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि हमारी सरकार का सौभाग्य है कि पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न सम्मान पर पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोला, जिससे आर्थिक विकास का एक नया युग शुरू हुआ और उसे बढ़ावा मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव ने अहम बदलावों के जरिए भारत को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि सांस्कृतिक विरासत को भी समृद्ध किया। इसके साथ ही कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि और किसानों के कल्याण में डॉक्टर स्वामीनाथन का उल्लेखनीय योगदान रहा। और भारत रत्न की घोषणा के बाद चौधरी चरण सिंह के पोते और RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि ये मेरे लिए भावुक और यादगार पल है। मैं राष्ट्रपति और पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। इससे बहुत बड़ा संदेश गया है। इंडी में जाने के सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि आज मैं किस मुंह से मना करूं। चौधरी चरण सिंह जी, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। मुझे इतना वजन ना दें। चुनाव हारे हों जीते हों, मैं गठबंधन में जा रहा हूं, कितनी सीट मिल रही है, ये कोई मसला ही नहीं। आज को वो फैसला लिया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। जो आपने बात पूछा कि कांग्रेस में पहले निर्णय नहीं लिया गया, मैं तो अंदर से जानता हूं कितनी बार चौधरी अजीत सिंह जी के मन में ये बात उठी, कितने बार उन्होंने प्रयास किए। बहुत मुश्किल से फिर एक बड़ा अच्छा कदम लिया गया था UPA 2 के टाइम कि लखनऊ उस समय अमौसी एयरपोर्ट था, वहां चौधरी साहब की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा लगाई गई और उसका नाम बदला गया। चौधरी चरण सिंह जी के नाम से आज वो एयरपोर्ट है। मैं जानता हूं कितने गदगद हुए थे चौधरी अजीत सिंह जी उस फैसले से। आज अगर चौधरी अजीत सिंह जी जिंदा होते, कितने प्रसन्न होते, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा पर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी। तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा कि मैं इसका स्वागत करती हूं। भारत रत्न को पीवी नरसिम्हा राव मैम, चौधरी चरण जी को नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह एंड भारत रत्न को पीवी नरसिम्हा राव। वेल आई वेलकम, व्हाई नॉट। और उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मानित करना अभिनंदनीय घोषणा है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। श्री PV नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित होना, यह भारत की उस परंपरा का सम्मान है
जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देश को एक नई दिशा दी थी। एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देना अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों का सम्मान है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम लगातार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस तरह के फैसले लेते रहे हैं। मैंने उसे सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और सच्चाई ये है कि इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीवी नरसिम्हा राव को भी सम्मानित किया। नहीं, बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इस पर उनकी बेटी की प्रतिक्रिया क्या रही, आइए सुनते हैं। आई एम श्योर दैट ही वुड हैव also been happy if the news had come during his lifetime, but he was never somebody who worked for awards or who waited for recognition. A lot of awards and recognition came to him, but he was motivated more by the results of what he did on the ground and the people's love and affection. So he always used to remember the farmers that he met wherever he went in India. तो स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की बेटी हैं और WHO की चीफ साइंटिस्ट भी रही हैं। और इस वक्त अब हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री के पोते NV सुभाष राव। बहुत शुक्रिया सुभाष जी हमसे बात करने के लिए। इस बड़े ऐलान के बाद पहली प्रतिक्रिया आपकी और आपके परिवार की। धन्यवाद आपका एसटीएम चैनल में हमको जो गेस्ट के जैसा नाते बुलाने का। और नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देना एक बड़ा बात है, क्योंकि एक परिवार के नाते और भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के प्रवक्ता के नाते आज ये एक गर्व के कारण है, एक गर्व जो महसूस होते हैं, क्योंकि तेलुगु राज्य में नरसिम्हा राव जी का नाम तो सब कुछ सभी लोग जानते हैं और दक्षिण भारत देश से एक पहला जो व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री जो बने हैं। और जब वो प्रधानमंत्री बने सबको जो मालूम है देश की आर्थिक स्थिति और देश का फाइनेंसेस जितना जो कमज़ोर है, और बोल्ड स्टेप्स के नाते खासकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री LK आडवाणी और वाजपेयी जी के सहकार से जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से जो डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी है, फिर उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट जस्ट इन्वेस्टमेंट का जो भी बजट में जो भी वो जो जिक्र किया और पार्लियामेंट में जो पास हुआ देश के भलाई के लिए और लोग के लिए, लोग के विकास के लिए जी। आज उनका जो कंट्रीब्यूशंस माननीय नरेंद्र मोदी जी रिकॉग्नाइज करके इतना बड़ा सम्मान देने का उसको बहुत बहुत शुक्रिया जी। पर सुभाष जी, लंबा इंतजार करना पड़ा है परिवार को इस सम्मान के लिए, इस बड़े ऐलान के लिए। कांग्रेस ने नरसिम्हा राव जी के काम की उपेक्षा की है, आपको ऐसा लगता है ये पहले सम्मान मिल जाना चाहिए था? कांग्रेस के अच्छा जो मौका था, जब भी जो अच्छा जो काम हुआ सो सिर्फ वो गांधी का खाता में लगाए, जो नुकसान का काम हुआ जो कांग्रेस के सरकार में वो सब नरसिम्हा राव के खाता में लगाए। और कभी भी जितना भी मौका मिला कांग्रेस पार्टी को इसको अवमान करने का एक मकसद से सिर्फ गांधी परिवार को इम्प्रेस करने के लिए जो भी नेता आज उनका जवाब देने का एक सवाल भी पैदा होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सरकार जो भी सभी लोगों को, कलाकार हो या स्पोर्ट्समैन हो, जो भी होने दीजिए, जो देश के और अपना सोसाइटी के लिए जो अच्छा काम किया उसका रिकग्नाइजेशन सिर्फ नरेंद्र मोदी के सरकार में हुआ। जैसा भारत रत्न होने दीजिए या पद्म विभूषण या पद्मश्री जिन जिन लोगों को दिया है वो किसी पॉलिटिकल अफिलिएशंस का इसमें भी जो कास्ट है या रीजन है या रिलीजन है जो अलग पॉलिटिकल पार्टी लोगों को भी दिया है, ये बड़ापन श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं।
जी, पर सुभाष जी, आपको लगता है राम मंदिर आंदोलन के वक्त उनको कांग्रेस के अंदर भी तीखी आलोचना झेलनी पड़ी थी, वो अपनी ही पार्टी के निशाने पर भी थे? देखिए, ये राम मंदिर का जो इंसिडेंट जो हुआ था, वो सभी लोगों को मालूम है, वो 500 साल का एक इशू था। जो भी फैसला दिया नरसिम्हा राव जी की सरकार ने, खासकर नरसिम्हा राव जी ने जो भी फैसला दिया, वो अच्छा फैसला किया, क्योंकि आज वो इशू नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक ट्रस्ट के उस पर आज राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठित हुआ श्री राम का, उसका उनका कंट्रीब्यूशन भी नरसिम्हा राव जी को भी देना पड़ता, क्योंकि अगर वो कुछ इशू करते थे या कुछ एक्शन लेते थे, आज ये सपना कभी भी पूरा नहीं होता था। मगर उसके ऊपर नरसिम्हा राव जी के ऊपर बहुत जो ब्लेम गेम जो चला, आज कोई भी उनको परवाह भी नहीं था, क्योंकि देश के लिए काम किया। जी, एक आखिरी सवाल, लोकसभा चुनावों से ठीक पहले इस सम्मान का ऐलान हो रहा है, ऐसे में इसका क्या चुनावी असर होगा, ऐसा भी कहा जा रहा है? जी, अभी कौन रोके? अभी कांग्रेस पार्टी को 2009 में जब जो वो सत्ता में थे देश में, कर्पूरी ठाकुर जी को क्यों भारत रत्न दे दिए, नरसिम्हा राव जी को क्यों नहीं दिए? 2014 में आप भी सरकार में था, सत्ता में था, तेलंगाना और अपना आंध्र प्रदेश में और देश में यूपी 1 यूपी 2, कौन रोका? आपसे जो हुआ नहीं काम, अब नरेंद्र मोदी की सरकार जो बोल तो देने के बाद आज चुनाव से जोड़ रहा है। आप भी करना था, कोई भी नहीं रोके। देखिए, ये एक इशू डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी और अन्य लोग आज एक इशू बना रहे हैं कि नरसिम्हा राव जी की इतना बड़ा सम्मान क्यों, आखिर क्यों? गांधी जितना भी सम्मान मिलना सिर्फ वो गांधी फैमिली को, वही सोचते, वो सोच बदलना पड़ता। आज विकास के लिए सोचना पड़ता। विकास के लिए जो नरसिम्हा राव जी का कंट्रीब्यूशन आज नरेंद्र मोदी जी जो रिकग्नाइज किए, उसके लिए स्वागत करना चाहिए कांग्रेस पार्टी। ये हमारा उनका बोल तो जो रिक्वेस्ट है और डिमांड भी है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इस प्रतिक्रिया के लिए सुभाष जी आपका। और अब सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा के पास, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। विनोद जी, आपने सुभाष जी को सुना और इससे पहले जो प्रतिक्रिया जयंत चौधरी की आई, किस मुंह से अब मना करूं? और सुभाष जी तो ये कह रहे थे कि ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी अपने कार्यकाल के दौरान। तो सीधा सवाल ये कि लोकसभा चुनावों से पहले इन 2 नामों का ऐलान, किस तरह का चुनावी असर देख रहे हैं इन नामों के बाद? बहुत अच्छा है कि आप इनको डीलिंक कर रही हैं स्वामीनाथन जी से, जिनके बारे में 2 राय नहीं हो सकती है कि वो सही में भारत के रत्न हैं। लेकिन बड़ी माजरत से, बड़ी इज्जत से, क्योंकि हम लोग दिवंगत नेताओं की बात कर रहे हैं, अच्छा होता अगर जयंत चौधरी जो ये भारत रत्न का अवार्ड उनके ग्रैंडफादर को मिला है, वो अपने पाला बदलने से ना जोड़ते। जी, मैं नहीं समझता हूं चौधरी चरण सिंह अगर जिंदा होते तो इस तरह का कोई इलेक्टोरल बॉन्ड टाइप सिचुएशन, एक क्विड प्रो को टाइप सिचुएशन वो एक्सेप्ट करते। वो बड़े एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेता थे। हम लोग तो सुगत उम्र में बहुत कम होते थे, लेकिन उनसे मिलने का काफी मौका मिलता था। वो चटाई पे बैठते थे अपने घर में, और उनके घर में एक ट्रांजिस्टर होता था बस, और 3 व्हीलर वाला उनके घर पे जब जाता छोड़ने तो पैसे नहीं लेता था कि आप चौधरी साहब के घर आए हैं, उनके मेहमान हैं। ये मेरे साथ हुआ जाती तौर पे। तो मैं समझता हूं कि चौधरी चरण सिंह ऑन एज ओन, उनको भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, क्योंकि वो हरियाणा से लेकर और बिहार तक पकड़ रखने वाले एक प्रबल किसान नेता थे। बदकिस्मती से उनके वंशजों ने उनकी लेगेसी को सीमित कर दिया है वेस्टर्न यूपी में। किन कारणों से किया, ये आत्मविवेचना मैं समझता हूं उनको करनी चाहिए। सबसे बड़ा चौधरी चरण सिंह का अगर इज्जत अफजाई होती तो ये होती कि उनकी जो पकड़ थी जमीन पे वो जिंदा रखता उनका परिवार। तो लेकिन उनको भारत रत्न मिला है, अच्छी बात है। ये अच्छा होता ज्यादा अगर वो भारत रत्न एज एन इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं दिया जाता, क्योंकि जो जोड़ दिया गया है राजनीतिक
एक प्रकरण उसके साथ, उससे मैं समझता हूं उसमें जो उसके जलवे में उसकी जो सैंक्टिटी है उसमें थोड़ी कमी आई है, मेरी व्यक्तिगत राय है ये। जहां तक नरसिम्हा राव का सवाल है, तो नरसिम्हा राव साहब ने यस फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स जो इस देश में आए, ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी जो हुआ उनके तत्वावधान में हुआ, मनमोहन सिंह जी ने किया, वो बड़े समझदार व्यक्तित्व वाले नेता थे। लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई, खासकर दिसंबर 6 1992 को जो घटना हुई अयोध्या में, उसके चलते मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को तात्कालीन राजनीति के अनुसार और कांग्रेस पार्टी की अपनी विरासत के अनुसार उनको ये भारत रत्न का जो अवार्ड है वो शायद कांग्रेस देने में सक्षम नहीं थी। और जो मोदी जी ने दिया है वो मोदी जी को वो राजनीतिक तौर पे वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है मोदी जी की पार्टी के भीतर, क्योंकि एक जमीन बनाई उन्होंने। मैं मेटाफोरिकली बात कर रहा हूं लेकिन ये सच्चाई भी है कि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, क्योंकि देखिए उस वक्त कांग्रेस पार्टी टूट गई थी जी। जब अयोध्या का प्रकरण हुआ। तो अगर आपको याद हो कि उसमें से एनडी तिवारी और अर्जुन सिंह और माधवराव सिंधिया जी भी शायद निकल गए थे। तो मैं समझता हूं कि ये विवादास्पद एक हिस्सा था उनके राजनीतिक जीवन का। वो हमारे प्रधानमंत्री थे, हम उनकी इज्जत करते हैं, और अगर जो उनको ये भारत रत्न का तो जो आप अवार्ड मिला विनोद जी है, ये कह रहे हैं कि चलिए अब आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त कांग्रेस को ये सूट नहीं करता था पॉलिटिकली कि वो इस नाम को आगे बढ़ाएं भारत रत्न के लिए, लेकिन चौधरी चरण सिंह का नाम तो तब भी वो आगे बढ़ा सकते थे। तब ऐसी क्या बातें हुई? देखिए चौधरी चरण सिंह जो निकले थे जनता पार्टी से, वो किस इशू पे निकले थे? ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहिए था ना। ड्यूअल मेंबरशिप इशू पे निकले थे कि आरएसएस जो जनसंघ का जो कॉन्स्टिट्यूएंट था जनता पार्टी में, वो आरएसएस की मेंबरशिप भी रखता था। ये इस मुद्दे पे झगड़ा हुआ और वो निकले थे। देखिए ऐसा है कि हमको हासिल पत्रकार अपने नेताओं का, उनकी विरासत का ईमानदारी से आकलन करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो मैं बात कह रहा हूं उसको सुनकर चौधरी साहब स्वयं बड़े खुश हैं, क्योंकि वो थे ऐसे व्यक्ति, और वो ऐसे ही वो सरकारें चलाने के लिए नहीं लोग, ये लोग थे, ये अपने प्रिंसिपल पे खड़े रहते थे। और ये बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो नई पीढ़ी के नेता दिए उनमें पता है देवी लाल और मुलायम सिंह आते हैं जी। मुलायम सिंह इनकी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे जी। और साड़ूपुर ड्योली यात्रा में जो अटल जी के साथ गए थे, कुछ दलित भाइयों की वहां पर उन पे प्रहार हुआ था, तो उस वक्त सारे इंतजाम मुलायम सिंह जी कर रहे थे। तो ये बहुत बड़े नेता थे और इन्होंने एक ही परचम के नीचे पिछड़ों को, मुसलमानों को और जाट बिठा दिया। गजब जादू था इनका। और मैं समझता हूं जयंत चौधरी को ये सोचना चाहिए कि क्या ये विरासत को संजो के रख पाएंगे बाहैसियत अलाइज ऑफ द एनआरआई ऑफ द बीजेपी। बिल्कुल वक्त इतना ही जो विनोद ये जी, बहुत विरासत है शुक्रिया चौधरी चरण जी। सिंह। बिल्कुल वक्त इतना ही है, बहुत शुक्रिया इस प्रतिक्रिया के लिए। तो जैसा कि विनोद जी भी कह रहे थे कि दलगत राजनीति से उठकर योगदान को लेकर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए जब भारत रत्न सम्मान से नवाजा जा रहा है पूर्व प्रधानमंत्रियों को। बहुत शुक्रिया विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमसे बात करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। बीते कुछ दिनों में जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान दुनिया भर में सबसे ज्यादा चिंता वाला विषय रहा। इसको लेकर ग्लोबल सम्मेलनों का सिलसिला जारी है। पेरिस सम्मेलन में विकसित देशों ने जो वादे किए उन पर अमल नहीं कर रहे। बीते साल दुबई में COP28 हुआ, जिसमें इस बात पर चिंता जताई गई कि दुनिया का तापमान पूर्व औद्योगिक युग से भी आगे बढ़ रहा है। इन सब के बीच हमने मौसम का बदलता मिजाज भी देखा। अचानक बारिश और बेमौसम सूखे की मार, सर्दी और गर्मी की टूटती लय, ये सब हमारे रोजमर्रा का हिस्सा हो चुके हैं। ताजा खबर यह है कि
तापमान अब भी बढ़ रहा है। अब ईयू की संस्था कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने बीते 1 साल के अध्ययन के बाद बताया है कि पिछले 12 महीनों में तेजी से तापमान बढ़ा है। पूर्व औद्योगिक युग से 105 डिग्री अधिक तापमान है। 1.5 डिग्री अधिक तापमान का माना जाता है खतरनाक है। और 2024 जनवरी तक अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है। ग्रीन हाउस गैसों का विसर्जन रुकना बेहद जरूरी है इस वक्त। और 2015 के पेरिस अग्रीमेंट में विकसित देशों ने फॉसिल फ्यूल को पूरी तरह छोड़ने के लक्ष्य तय किए थे, वो भी अब पीछे छूटते दिख रहे हैं। भारत ने भी 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य अपने लिए रखा है, लेकिन सवाल है कि हम अपने आज को कैसे बचाएं। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए सीधे चलते हैं हमारे खास मेहमान हरजीत सिंह, जो ग्लोबल एंगेजमेंट डायरेक्टर हैं। हरजीत जी, बहुत शुक्रिया NDTV इंडिया से बात करने के लिए। ये जो ताज़ा जो स्टडी अब हमारे सामने है, कितनी चिंता का सबब है ये इस वक्त हमारे लिए? चिंता, धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। ये बहुत ही चिंता का विषय है। जैसा कि आपने कहा कि जो प्री इंडस्ट्रियल एरा है, यानी कि आज से 150-200 साल पहले जो एवरेज टेम्परेचर था, आज हम उससे 1.5 डिग्री ऊपर पहुंच चुके हैं। और मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि हर एक फ्रैक्शन जो टेम्परेचर का बढ़ता है, मतलब अगर 0.1 भी बढ़ रहा है तो उसका मौसम पे बहुत जबरदस्त फर्क पड़ता है, क्योंकि जो पूरा हमारा क्लाइमेट सिस्टम है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, जैसे हमारी बॉडी होती है। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर उसको समझाऊं तो इसलिए जो आपने कहा कि जैसे बाढ़ का बढ़ना, बारिश का जो इराटिक पैटर्न जो हम देखते हैं कि जल्दी आना, देर से आना, कम आना, ज्यादा आना, यहाँ तक कि जो हीट वेव हमने देखी है पिछले कुछ सालों में, जो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, हमने पहले नहीं देखी। और समुद्र तल का बढ़ना, जो सी लेवल हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, जिससे तबाहियां हो रही हैं, ये सब इसी बढ़ते टेम्परेचर से जुड़ा है। और अगर इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो ये जो तबाहियां हैं ये मल्टीप्लाई करेंगी। जो एक IPCC की रिपोर्ट आई थी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसने ये बताया कि 1.5 से 2 डिग्री के बीच में कैसे हर एक फ्रैक्शन ऑफ टेम्परेचर से कितने जो इम्पैक्ट्स हैं वो 2 गुना हो जाते हैं। चाहे हम जो फूड प्रोडक्शन लॉस की बात करें या जो स्पीशीज मरीन लाइफ में हैं उनकी बात करें, तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। जबकि ये जो 1.5 डिग्री है, मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये टेम्परेरी है, क्योंकि इसमें एल नीनियो का जो फिनोमिनन है उसका इफेक्ट भी जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये चिंता का विषय है। पर ये जो फेज है एल नीनो का, अगर ये इससे हम आगे बढ़ते हैं तो क्या स्टेबलाइज करेगा टेम्परेचर, एक बार फिर नीचे जाएगा? देखिए, साइंटिस्ट अभी भी कहते हैं कि अगर हम जो फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहे हैं, अगर हम उसका इस्तेमाल कम करें, और जैसा कि आपने कहा कि हमने ये टारगेट रखा है पूरी दुनिया ने कि 2050 तक हम नेट जीरो हो जाएं, और इंडिया ने 2070 तक का टारगेट रखा है। बहुत जरूरी है कि विकसित देश जल्द से जल्द फॉसिल फ्यूल से दूर जाए और रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाएं, यानी कि जो हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं या पवन ऊर्जा की बात करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो साइंटिस्ट का कहना है कि अभी भी हम उस टेम्परेचर को नीचे ला सकते हैं, अगर सही और ठोस कदम अभी उठाए जाएं तो। जी, बहुत बातें ग्लोबल लीडर्स के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होती है, लेकिन जो दर्शक घरों में बैठकर हमें सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं हरजीत, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी छोटी छोटी पहल हो सकती है। तो एक आम जो इंसान है, आम नागरिक है किसी भी देश का, चाहे वो हो, वो क्या क्या करे, जो हम सब जानते हैं लेकिन वो हो नहीं पाती। लेकिन एक बार फिर अगर हम अपने दर्शकों के लिए रिपीट करें कि हम क्या वो कर सकते हैं अपने स्तर पर, ताकि एक तरह से हम इस मुहिम से जुड़ पाए। बिल्कुल सही बात है, जितना हम सबकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, कैसे कम से कम हम बिजली का इस्तेमाल करें। ट्रांसपोर्ट में जहां तक हो सके हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अभी सरकार का पूरा जोर है इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ। हम अगर फॉसिल फ्यूल पे जो निर्धारित कार्स हैं उससे ज्यादा अगर हम, एक तो उसके भी अपने नुकसान हैं, जिस तरह से खनन होता है। जो हम खाना खाते हैं, अगर हम अभी के एग्रीकल्चर को देखें तो उसमें पेस्टिसाइड्स का और जो खाद है, फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा रोल है, उससे भी जुड़ा हुआ है एमिशन। अगर हम ऑर्गेनिक खाना, नेचुरल खाने को इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी हमारे इंडिविजुअल एमिशंस कम होंगे।
तो हमें ये देखना होगा कि पूरी जीवन शैली को हम कैसे बदलें, और जितना भी हम कंजम्पशन कम करेंगे ओवरऑल उससे फर्क पड़ेगा। और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे कि एक आम इंसान जो ये कदम उठाना चाहे तो उसके लिए आसान हो। अगर हम साइकिल लेन अच्छे से बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमको सपोर्ट करता है तो आम जनता के लिए आसान हो जाता है। और जैसा मैंने कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो जितनी सर्विसेज सरकार प्रोवाइड करेगी, इंडिविजुअल उतना उसको इस्तेमाल कर पाएगा। तो दोनों की एक हिस्सेदारी है आम नागरिक की कि वो अपने स्तर पर ऊर्जा का इस्तेमाल कम करे और एक जो हम बोलते हैं सतत जीवन शैली का को लाए अपने जीवन में। एक अवेयर क्लाइमेट सिटीजन की तरह वो काम करे और रहे रोजमर्रा की जिंदगी में। एक आखिरी छोटा सा सवाल, उम्मीद की किरण बाकी है। स्टडी ये भी कहता है कि अभी ब्रीच नहीं हुआ है पेरिस एग्रीमेंट, या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हमारा टारगेट है 1.5 है, जबकि इस स्तर पे भी हम तबाहियां देख रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एल नीनो का इम्पैक्ट इसमें जुड़ा हुआ है। तो हमने पेरिस एग्रीमेंट को अभी भी रखा है करीब करीब, अगर हम देखें तो 1.2 डिग्री की वार्मिंग पर है, जो सीधा जुड़ी है ग्लोबल वार्मिंग जो है फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन से, जो मानवीय कारण है जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं, जो एल नीनो है उसको हम नेचुरल कारण बोलते हैं। तो अभी भी होप है, लेकिन जैसा मैंने कहा बहुत ही ठोस कदम उठाने की जरूरत है और फॉसिल फ्यूल से दूर जाना होगा हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए हरजीत सिंह आपका, ग्लोबल एंगेजमेंट डायरेक्टर FFTI के हमसे बात कर रहे थे। कहा कि हर स्तर पर काम होना ज़रूरी है, चाहे वो ग्लोबल लीडर्स के स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों के स्तर पर हो, या फिर एक आम इंसान के स्तर पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। उत्तराखंड के शहर हल्द्वानी ने कल हिंसा देखी, कर्फ्यू देखा, देखते ही गोली मारने के आदेश सुने। कल वहां बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। विवाद शहर में एक अवैध मदरसा गिराने गई प्रशासन की टीम पर हमले के साथ शुरू हुआ। भीड़ ने बनफूलपुरा थाने को घेरकर जमकर पथराव भी किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मदरसा ढहाने के बाद जबरदस्त हिंसा हुई। हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 300 लोग घायल हैं। हमारी खास रिपोर्ट। हल्द्वानी की पहचान ऐसी तस्वीरों के लिए नहीं है। गुरुवार शाम को शुरू हुई पत्थरबाजी और आगजनी ने शहर को सन्नाटे में छोड़ दिया। विवाद बनफूलपुरा नाम के इलाके में एक मजार और मदरसे को तोड़ने की कोशिश से शुरू हुआ। प्रशासन के मुताबिक अवैध निर्माण है, लेकिन नाराज भीड़ ने इसके बाद गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस थाने को भी फूंकने की कोशिश की। पुलिस की गाड़ी थी, उसे भी आग लगा दिया है। इस हिंसा और हंगामे में कम से कम 30 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है, जिनमें आधे से ज्यादा पुलिस वाले हैं। 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी। हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्पर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। हालांकि प्रशासन ने फौरन कार्रवाई की। गुरुवार रात को ही बनफूलपुरा इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। फसादियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी में उच्च स्तरीय बैठक की। आला अफसर सक्रिय हुए। हालत फिलहाल काबू में है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस हिंसा के जिम्मेदार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हल्द्वानी की ये हिंसा हैरान करने वाली है। ये पहाड़ी शहर अमूमन शांत माना जाता है। इस हिंसा की वजह से आवाजाही मुश्किल हुई है।
उधर पूरे राज्य में शांति की अपील शुरू हो गई है। देहरादून के शहर काजी ने सबको सब्र से काम लेने को कहा है। तो जाहिर बात है, हमारी तो अपील यही है कि सब इंसान हैं, सबके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। जहाँ तक जायज़ और नाजायज़ का मामला है उसको रोकना चाहिए, लेकिन सब लोग आपस में भाई भाई हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और जुल्म ज़्यादती अच्छी चीज़ नहीं है, लिहाजा ज़रूरत है कि हम लोग सब मिल कर के रहें और आपस में कोई ज़्यादती ना हो। हल्द्वानी की हिंसा थम गई है, लेकिन ये सवाल बचा हुआ है कि सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई में सभी पक्षों को कितना सब्र और कितनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा मामले में जो घटना घटी, इसमें सवाल कई तरह के आ रहे हैं। क्या इस घटना को रोका जा सकता था? इस मामले में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को जवाब देने होंगे। लेकिन ये जरूर सच है कि पहाड़ी क्षेत्र को अशांत करने की या तो कोशिश हुई है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। बहरहाल पूरे मामले में जांच चल रही है और फिलहाल मामले को शांत बनाने की कोशिश की जा रही है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।